ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये आपके सामने बीपीएससी 69 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसके आंसर्स पे नहीं जाना, हमें हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके क्या हम करंट अफेयर्स के लिए अपने लिए कोई एक इंसाइट ले सकते हैं क्या इसमें। जैसे बीपीएससी बेसिक्स पे अभी मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए वीडियोस बनाया गया था। देन आई थॉट कि क्या उसको अलग तरीके से कवर कर सकते हैं, जैसे पीटी 365 को कवर करें, है ना। क्योंकि जनरली जैसे अभी जो लोग भी करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो वो उनका मेन गोल होगा कि हमारा मतलब प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स जो 78 है वो कवर हो जाए। तो उसके लिए पीटी 365 को अगर सेलेक्टिवली अच्छे से कवर किया जाए तो मोस्ट ऑफ द सेक्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। देन जब मेंस के लिए आएगा टाइम तो हम मेंस 365 से इसको कवर कर सकते हैं। अब अभी क्या है कि अगर मंथली मैगजीन को हम कवर करें तो मंथली मैगजीन को कवर करने में क्या होता है कि प्रीलिम्स के लिए भी पढ़िए, मेंस के लिए भी पढ़िए, दोनों को सेग्रीगेट करके रखिए, तो एक टाइम के बाद जाके थोड़ा हैप्पजार्ड होने का चांसेस है। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए तो हैप्पजार्ड नहीं होगा, बट जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार या दूसरी बार देने जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा हैप्पजार्ड हो सकता है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि पीटी 365 को कवर करके देखा जाए। जैसे ये अभी पहला जो ये वीडियो बनने जा रहा है ये पॉलिटी का वीडियो है, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो इस वीडियो को बनाने के पहले अब आता है सवाल पे कि कैसे, मतलब क्या हमारे पास कोई तो कंपास ऐसा हो जिसको देख के लगे कि सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और उसके लिए जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि PYQ और सिलेबस से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है। तो अगर सिर्फ 69th के बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग एनालाइज करें और देखें कि कितने सवाल जो है वो करंट अफेयर से आए हैं, है ना। करंट अफेयर से पहले से ट्रेंड तो चेंज हो चुका है, 68 और उसके पहले वाला और 69th वाला जो है डिफरेंट है। तो 70th जो होने जा रहा है वो भी डिफरेंट साइड में ही रहेगा, इसी लाइन में थोड़ा आगे होगा, है ना। वो एकदम से वन लाइनर वाला जमाना जो है वो तो वो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब इवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट का तो यही मतलब होता है अगर बीपीएससी जो है वो आमूल चूल परिवर्तन न करे और सही रास्ते पर चले तो ठीक है। तो अब ये बीपीएससी 69 का सिर्फ एक पेपर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी सेट हो सकता है, ये सेट क्या है, सी है, ठीक है। तो सेट सी में या आप कोई भी पेपर डाउनलोड आप कर ले और उसमें देखें, ठीक है। पहला सवाल क्या है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी पॉलिटी का स्टैटिक सवाल है। अगर आपने लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये बहुत आसानी से, बहुत आसान सवाल है। और अगर आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज़ कवर होता है। नंबर ऑफ जजेस के बारे में है कि द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, ठीक है। तो ये भी जो चीज़ है ये आपको स्टैटिक का पार्ट है। और अगर आपने स्टैटिक में इसको कवर किया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो करंट अफेयर्स में भी, जैसे कि ये पेज नंबर 25 मैंने जो पीटी 365 है पॉलिटी का 2023 वाला विजन आईएएस का पीटी 365, उसके पेज नंबर 25 पे ये दिया हुआ है। तो ऐसे मैंने बहुत सारा सेग्रीगेट करके लिखा है इसमें, बट मतलब अब एक एक क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना और उसको फिर जाके देखना आपके लिए भी थोड़ा टफ होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जजेस वाला जो चीज़ है ये आपको पीटी 365 में कवर किया गया है, अदरवाइज यू कैन क्रॉस चेक इट। नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट में तो ये कहाँ से होगा ये भाई, तो आपका स्टैटिक में भी कवर हो जाएगा और पीटी 365 से भी कवर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 5th शेड्यूल पे सवाल है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल है, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस से इवॉल्व हुआ था, ठीक है। स्पीकर जो है वो मदर टंग में अलाउ करते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं। स्टैटिक देखिए पॉलिटी में क्या है, इस तरह के जो सवाल है ये एकदम स्टैटिक का पोर्सन है, ठीक है, स्टैटिक का पार्ट है। बट होता क्या है कि चीज़ें जो चीज़ चर्चा में आ जाती है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर अगर चर्चा में आ गया तो ये फिर करंट अफेयर्स के मैगजीन में भी आ जाता है। तो या तो आपने स्टैटिक में इसको कवर किया है या करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या आपने स्टैटिक में पढ़ा और करंट अफेयर्स के मैगजीन में इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो पॉलिटी का लबोलुआब यही होता है कि भाई जो चीज़ें हैं वो मोस्टली स्टैटिक है, करंट का बहुत कम पोर्शन इसमें आएगा, बट जो स्टैटिक पोर्शन ही है वही आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन में करंट थीम, करंट डिस्कशन के वजह से आ जाता है और इसलिए आपका रिवीजन हो जाता है। स्पीकर मदर टंग। और देखिए पॉलिटिकल पार्टीज और ये उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, तो ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था और इसमें एलिमिनेशन आपको लगाना पड़ता। कॉलेजियम सिस्टम देख लीजिए, ये भी स्टैटिक का पार्ट है और ये रिकरेंटली आपको मैगजीन में मिलते रहेगा, जैसे पीटी 365 पेज नंबर 25, ठीक है।
42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा है, स्टैटिक का पार्ट है, करंट अफेयर्स मैगजीन में आता है, अब ये बार बार नहीं बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, स्टैटिक। शेड्यूल ट्राइब के बारे में है, स्टैटिक का पार्ट है, बट कहाँ आते रहता है, ये करंट अफेयर्स में आपको मिलता रहेगा, मिलता ही है। बस ये अगर पार्ट आप छोड़ दें कि ये कम मिलेगा आपको, क्योंकि एकदम प्योरली स्टैटिक है। अदरवाइज अभी तक जितने सवाल पॉलिटी के हमने देखे वो सब आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। स्वामित्व स्कीम, करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स में भी आता है। स्टैगफ्लेशन, ये तो फिर इकोनॉमी का पार्ट हो गया, और ये भी आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन में स्टैगफ्लेशन, आप PT 365 या मंथली भी पढ़ेंगे तो उसमें बॉक्सेस बना के ये टर्म्स जो है समझाया जाता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, रिकरेंट रिसेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाती है, ठीक है। FDI, ये भी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, तो ये भी अगर आप इकोनॉमी का अच्छे से कवर करेंगे तो मतलब अगर आपने स्टैटिक पढ़ा हुआ है इकोनॉमी का तो ग्लोबलाइजेशन बहुत सिंपल चीज़ है। अदरवाइज अगर आपने करंट अफेयर्स किया हुआ है कवर तो उस मैगजीन में भी आपको मिल जाएगा ये। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, करंट अफेयर्स। रूल्स ऑफ ओरिजिन, करंट अफेयर्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, करंट अफेयर्स मैगजीन में आपको अलग से एकदम बॉक्स बना के इसका मीनिंग समझाया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एकदम स्टैटिक का पार्ट है, बट जहाँ कहीं भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्कस होता है तो वहाँ बॉक्स में आपको बना के ये दे दिया जाता है। PLI स्कीम, करंट अफेयर्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, एक तो कि पॉलिटी का देखा और ओवरऑल फिर करंट अफेयर्स जो है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, करंट अफेयर्स। कोविड वैक्सीन के बारे में करंट अफेयर्स। वेक्टर वैक्सीन, तो वैक्सीन पे इतना चर्चा हुआ, mRNA वैक्सीन बन रहा है और बाकी अलग अलग तरीका का वैक्सीन बन रहा है, इंट्रावेनस वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन है, तो ये सब करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। mRNA वैक्सीन देखिए आ गया। इसके बाद 5G मोबाइल करंट अफेयर्स, स्पेस मिशन करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर लैंग्वेज करंट अफेयर्स, ChatGPT करंट अफेयर्स, पल्सर्स करंट अफेयर्स, ये तो मतलब कवर भी किया गया था, पल्सर्स था और 5G वाला जो मोबाइल का नेटवर्क स्लाइसिंग वगैरह, तो ये एग्ज़ाम से पहले जो PT 365 का ही मैगज़ीन जो है वो काफ़ी कम टाइम में उसको बहुत शॉर्ट में उसको कवर किया गया था, तो उसमें ये चीज़ें थी। इसके बाद आप आ जाइए, ChatGPT तो हो गया। लैब ग्रोन डायमंड LGD, करंट अफेयर्स। टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट, करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो मदर टंग पे सर्वे कर रही है, करंट अफेयर्स, टफ क्वेश्चन। वल्चर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स। टॉर्टोइज, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स। ये देखिए इन्वायरमेंट के तरफ भी BPSC का उस तरह से रुझान जा रहा है जिस तरह से आज से 3-4 साल पहले UPSC में जिस तरह के सवाल आते थे। UPSC में इन्वायरमेंट से टफ सवाल आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम साथ में होता है, बट 3-4 साल पहले जिस तरह के इन्वायरमेंट में 4-5 साल पहले तक सवाल आ रहे थे वो सवाल आपको इन्वायरमेंट का BPSC में देखने को मिलेगा। वल्चर कंजर्वेशन है, टॉर्टोइज है, हो सकता है एलिफेंट पे पूछ दिया जाए, खराई कैमल पूछा जाए, ठीक है। JPSC के एग्जाम में खराई कैमल पूछा गया था, UPSC में वो आ चुका था पहले, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का भी PT 365 करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को लेके स्टैंड जो है तो IR का करंट अफेयर्स हो गया। रुद्राज बाला साहब पाटिल क्या मिला है, तो ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। और ये वन लाइनर वाले मैगजीन से आप कह सकते हैं कि एक तरह से कवर होता है। अदरवाइज PT 365 जो भी पढ़ते हैं, जो UPSC की तैयारी करते हैं, तो वो इस तरह का एकदम से फैक्चुअल चीज़ को जो है वो नहीं कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना अपना एक लिमिटेशन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करंट अफेयर्स है, ठीक है, मतलब स्टैटिक का भी पार्ट है और करंट अफेयर्स का भी मैगजीन में हमेशा आते रहता है। इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, करंट अफेयर्स। प्लेन लैंग्वेज एक्ट, करंट अफेयर्स। लिस्बन डिक्लेरेशन, करंट अफेयर्स। ये फॉसिल मिला, करंट अफेयर्स। और आ जाते हैं इधर, देख लीजिए, हाँ, शिपरेक टूरिज्म, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है प्लस स्टैटिक का भी पार्ट है। न्यूज़पेपर से अगर आप कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स तो होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं किसी किसी के लिए, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफर साइड में ये क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मतलब कि रिकरेंटली चर्चा में नहीं होता है। लेकिन देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स को कैच करना होगा, ठीक है। हर सवाल के इक्वल मार्क्स है, टफ सवाल है तो भी उतना ही मार्क्स है और इजी सवाल है तो भी उतना ही मार्क्स है।
तो टफ सवाल को ईगो पे लेके ये नहीं कि अब मतलब कोई टफ सवाल आ गया तो उस तरह के सवाल को एकदम हर 50 सोर्स से कवर कर रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। इजी सवाल को पहले ख़त्म करना है, उसके बाद मॉडरेट सवाल पे जाना है, और इजी और मॉडरेट आपने कर लिया तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आपको टफर सवाल को तो टच भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, G20 मेंबरशिप, करंट अफेयर्स, वैगनार मर्सिनरी, करंट अफेयर्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, करंट अफेयर्स, डेफ एक्सपो, डिफेंस एक्सपो जो 2022 में गुजरात में हुआ था, करंट अफेयर्स, थंडीगुइट फेस्टिवल, करंट अफेयर्स, व्हाइट हाउस मतलब करंट कह सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो थोड़ा टफ सवाल है भाई। नेट मीटरिंग, करंट अफेयर्स, सोलर को लेके और इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म को लेके इतना सारा बात होते रहता है, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में रिकरेंटली आते रहता है। ठीक है, और इससे एक बात और पता चलता है कि जब आप PT 365 हम लोग कवर करेंगे ना, तो उसमें जो बॉक्सेस में जो चीज़ दिए गए हैं, जैसे नेट मीटरिंग दिया हुआ रहता है, एक यूसॉफ आता है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में जो एक फंड बनाया गया है, ठीक है, यूजर सर्विसेज फंड करके है, तो ये आता है, जो भी बॉक्सेस में दिया रहता है इसका मतलब समझाया जाता है, वो चीज़ें स्टैगफ्लेशन जैसे आपने पीछे देखा, तो वो सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से कवर करना। जैसे NCERT पढ़ते हैं तो उसमें जो बॉक्स में दिया गया है तो उन चीज़ों पे फोकस करना, तो उसी तरह से विजन IAS का जो PT 365 उसमें जो बॉक्सेस में दिए गए हैं उनको कवर करना, क्योंकि बहुत कम टाइम में कवर हो जाता है और उससे चांसेस होता है कि सवाल आ जाए। डीप सी सबमर्सिबल जो था, टाइटन फट गया था, करंट अफेयर्स। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA कहाँ जाके उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, तो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। अब मैगजीन में ये कवर्ड है कि नहीं है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो अगेन वही कि अपना स्ट्राइक रेट जो है वो 80% अगर है तो काफ़ी है, मतलब 100 में 100 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, अल नीनो करंट। आप इन्वायरमेंट पढ़िए या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि स्टैटिक का पार्ट है, नहीं तो इन्वायरमेंट में ये घूम फिर के एल नीनो, लानीना, मैडल जूलियन ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, ये घूम फिर के एकदम आता ही रहता है। ठीक है, लेक विक्टोरिया, करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, नहीं तो स्टैटिक का पार्ट है अगर आपने मैपिंग अच्छे से किया है। तो हीट वेव करंट अफेयर्स में आता है, ये क्राइटेरिया ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन्वायरमेंट का सवाल, करंट अफेयर्स। गैंगेटिक डॉल्फिन देख रहे हैं, इन्वायरमेंट पे काफ़ी फोकस और दूसरे तरह से फोकस हो गया है, और ये लेवल थोड़ा एक लेवल ऊपर ही जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको UPSC का PYQ, ठीक है, घटना चक्र का PYQ, अदर स्टेट्स में जो पूछे गए इन्वायरमेंट से अच्छे सवाल, वो सब करने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गोल्ड, करंट अफेयर्स। तो ये था करंट अफेयर्स का पूरा लबोलुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्यों डिस्कस किया था। ठीक है, पॉलिटी के सवाल हमने देखे कि पॉलिटी से सवाल कैसे आए हैं, और उसके बाद फिर हम अब डिस्कस करेंगे PT 365 पॉलिटी का अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का ये मैगजीन है, यानी 2024 में जो UPSC का प्रीलिम्स होने वाला है ये उसके लिए मैगजीन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि BPSC तो सितंबर में हुआ था, ठीक है, तो सितंबर से सितंबर अपने को कवर करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन सितंबर से पहले अगर आप अप्रैल से कवर कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा महीने कर लिया आपने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ही 3, 2, 5 महीना। ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है कि लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर आपने ठीक से कवर किया हुआ है तो आप जो है पेपर में बाकी कैंडिडेट से आपके पास एज होगा। ठीक है, और अगर आप इस 6 महीनों को हटाते हैं तो इस मैगजीन से मैक्सिमम आप कितना पेज हटा पाएंगे? 20 से 25 पेज हटा देंगे। 20-25 पेज आप हटा के मतलब बहुत ज़्यादा ना टाइम सेव कर लेंगे ना एनर्जी सेव कर लेंगे, खासकर उस कंडीशन में जब 20-25 पेज में चेरी पिकिंग करके अगर हम अपने तरफ से आपको दे देते हैं कि बस ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ये चीज़ें याद रखनी है, तो फिर आपका टाइम तो वैसे ही इसमें कम लगना है। 20-25 पेज जो है वो खुद ही 7-8 पेज में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको PT 365 इसी तरह से कवर करना चाहिए। एनवायरनमेंट भी है तो वो भी, और देखिए थीम्स जो है बहुत सुना होगा आपने कि थीम रिपीट होता है, थीम रिपीट होता है। तो थीम जो रिपीट होता है ऐसा तो है नहीं कि 1 साल का ही रहता है, वो तो जो चीज़ें चलते आ रही है पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से, वो चीज़ें हैं। तो अगर आप 1.5 साल का, 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये आपके ही फ़ायदे के लिए चीज़ें जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अप्रैल टू दिसंबर है,
और इसके बाद फिर इसका अपडेटेड मटेरियल आता है तो उसको करेंगे, 2 बार शायद आता है, 2 बार अपडेटेड मटेरियल आएगा, ठीक है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पहले तक का कवर हो जाएगा और उसके बाद का जो पोर्शन है वो हम लोग फिर जैसा भी होगा देख लेंगे कि उसको मतलब जो मंथली मैगजीन है उसमें से फिर बहुत क्रिस्प और पीटी 365 के हिसाब किताब के प्रीलिम्स के हिसाब किताब से उसको कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार इंडेक्स देख लीजिए यहाँ पे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या क्या है। तो इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। अगर आप ओवरव्यू ले तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर से सवाल आया होता है, केशवानंद भारती केस, आर्टिकल 370 चर्चा में आ सकता है, फेडरलिज्म पे सवाल आते रहता है, तो ये अभी अंदर जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। फंडामेंटल राइट है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनालिटी राइट्स अभी बहुत न्यूज़ में रहा था, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, इन सबको लेके। हेट स्पीच हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि इलेक्शंस हमेशा होते रहते हैं, या तो स्टेट इलेक्शन नहीं तो नेशनल इलेक्शन, तो ये भी न्यूज़ में रहता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अयोध्या राम मंदिर बना है तो ये भी कानून जो है वो चर्चा में है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक। और इससे आपका इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको प्रीलिम्स में काम आएगा ही आएगा। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है तो एक मेंस के लिए भी आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाएगा। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर का और प्रेसिडेंट का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये मतलब जो एकदम इंपॉर्टेंट और रिकरेंट थीम्स है वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। पेसा एक्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेंटर स्टेट रिलेशन अगर आप देखें तो रोल ऑफ गवर्नर, ठीक है, न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे 2-4 अच्छी बातें सीख लेंगे तो वो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस में काम आएगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काम आएगा। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। ये सब आपको, ये 3 चीज़ जो है ना डायरेक्टली आपको मेंस में काम आएगा। और अगर आपने बीपीएससी का मेंस दिया हो या बीपीएससी मेंस का पीवाईक्यू आपने एनालाइज किया हो तो आपको पता होगा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट से कितने सवाल आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जुडिशरी पे। जुडिशरी में देख लीजिए अपॉइंटमेंट को लेके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए पिछले 10 साल से बात चल रहा है। लीगल एड, मेडिएशन एक्ट 2023, जुडिशियल पेंडेंसी की बहुत सारी बातें होती हैं तो उस पर ये काम आएगा। लोक अदालत, मॉडल प्रिजन एक्ट, जेल का हालत ख़राब है तो उसके लिए है, और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। इलेक्शंस को लेके, इलेक्शंस हो रहे हैं, आम चुनाव जब बीपीएससी का सितंबर में एग्ज़ाम होगा तब तक जो है वो जनरल इलेक्शन ख़त्म हो चुका होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म, प्रोसेस क्या है इलेक्शन का और रिफॉर्म क्या क्या रिक्वायर्ड है। साइमल्टेनियस इलेक्शन पे इतना बात चलता है, ठीक है, तो क्या कमिटी है, क्या रिकमेंडेशन है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, अगर आपने जो मंथली मैगजीन अक्टूबर वाला कवर किया गया है उसमें पॉलिटी सेक्शन तो पूरा खत्म हो गया, उसको अगर आपने देखा होगा जिन लोगों ने तो उन्हें पता चल रहा होगा कि ये चीज़ें थोड़ा सा रिपीट हो रही है। इलेक्टोरल फंडिंग को लेके है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल्स, ठीक है, नारी शक्ति बंधन, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये थोड़ा क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, तो इसमें हम लोग चेरी पिकिंग कर लेंगे अपने लिए कि बीपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट, जैसे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ओटीटी और नेटफ्लिक्स अमेजन का बहुत चलता रहता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखना है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट्स, ठीक है, ये तीनों रिफॉर्म हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज से अगर सवाल पूछेंगे तो जो न्यूज़ में है उसी से पूछा जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल पे इतना बात होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मतलब एकदम स्टैटिक का पार्ट आप कह सकते हो कि है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब हो गया। अब गवर्नेंस का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मिशन कर्मयोगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आधार, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, गाइडलाइन फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था मंथली करंट अफेयर्स वाले में। तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि जो अक्टूबर का वीडियो डाला गया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 80 पेजेस का जो है ये पूरा मैगजीन है, और इसको अगर हम रिड्यूस करें बाकी चीज़ों को हटा के तो 60 पेजेस का, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह हटा के तो 60 पेजेस का ये मैगजीन होता है। इसमें भी जब हम चेरी पिकिंग करते हैं
तो आपके पास मान के चलिए कि 40 पेज का मैगजीन जो है इफेक्टिवली ये बचता है, ठीक है। तो 40 पेज इधर, अपडेटेड मटेरियल और बाकी सब जोड़ के आपके पास 80 पेज का मैगजीन बचता है, ठीक है। अब 80 पेज को अगर कोई आपको ठीक से पढ़ा दे और उसका शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लें 20 पेज में, 15 पेज में, ठीक है, और 3-4 सब्जेक्ट का इस तरह से आपके पास 70-80 पेज का पूरा एक कंसाइज आपके पास करंट अफेयर्स तैयार हो जाए, तो फिर करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सवाल आया ही था, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई? अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन ही नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि बस बता दिया गया कि कुछ चीज़ें जो है दैट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं कि क्या है। बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर आपने नाम सुना होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ वाटर टाइट सेपरेशन है नहीं। अब वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है तो होता क्या है कि कभी कभी जुडिशरी जो है जुडिशियल एक्टिविज्म करते करते जुडिशियल इंक्रोचमेंट कर देती है और लेजिस्लेचर के एरिया में जाके जो काम लेजिस्लेचर का है वो जुडिशरी करने लगती है। जैसे हाईवे लिकर बैन, ठीक है, 500 मीटर के दायरे में जो है वो लिकर नहीं बेचा जाएगा, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल इंक्रोचमेंट, ठीक है, जुडिशियल ब्रीच आप कह सकते हो। कि एक्टिविज्म तक तो ठीक है, लेकिन उससे भी एक लेवल आप आगे बढ़ के लेजिस्लेचर की तरफ चले गए। लेजिस्लेचर का क्या होता है कि चाहता है कि भाई जुडिशरी जो है वो कमिटेड हो। कमिटेड जुडिशरी, इंदिरा गांधी के टाइम पे बड़ा एक टर्म यूज होता था कि कमिटेड जुडिशरी चाहिए फॉर द ताकि देश में डेवलपमेंट अच्छे से हो। इंडिया एक सोशलिस्ट नेशन है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क करे। अब डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, टैक्स चाहिए। अब इंडिया में लैंड जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड था, कुछ लोगों के पास बहुत हजारों लाखों बीघा ज़मीन था, तो सरकार जो है उससे लैंड एक्वायर करेगी। अब लैंड जो है मतलब प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में उसको आर्टिकल 300A में डाला गया अमेंडमेंट करके, ठीक है, 44th अमेंडमेंट में। तो जब फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको लेके क्या होता था कि सरकार ने तो ये काम किया कि लैंड एक्वायर कर रहा है, लेकिन जिसका लैंड एक्वायर होता था वो क्या करते थे कि जुडिशरी में जा रहा है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, ठीक है। तो जुडिशरी कुछ डिसीजन दे दिया, तो यहाँ से गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, यानी कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, या अगर प्रिसाइजली बोले तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टसल चल रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्टी जो इवॉल्व हो रहा है, जिसके पास मेजॉरिटी जैसे आज के डेट में है, तो जो एग्जीक्यूटिव है तो संसद भी तो उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो लॉ बना रही है, लॉ का जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, जुडिशरी बोल दे रहा है कि गड़बड़ है, ठीक है। अब इस जुडिशरी के जो 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 यहाँ से जो डिसीजन आया है तो उसको ओवरटर्न करने के लिए फिर कोई अमेंडमेंट हो रहा है, फिर जुडिशरी से कुछ डिसीजन आ रहा है, तो इस तरह का टसल चल रहा था, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए 1950 में AK गोपालन केस होता है, 1951 में शंकरी प्रसाद केस होता है और 1965 में सज्जन सिंह केस होता है। इन तीनों केसेस में क्या आया है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इन तीनों केसेस में बोला गया कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास सोल अथॉरिटी है कि भाई आप अमेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है, और इस पावर को किसने रिकन्फर्म किया? जुडिशरी ने किया। अलग अलग 3 केसेस है, 50 में, 51 में और 65 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है 1967 में IC गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ केस मेंस में जब लिखेंगे तो सिर्फ गोलकनाथ केस लिख देना है, ठीक है, इतना ईयर लिखने का या फिर एकदम, क्योंकि बहुत फेमस केस है, तो गोलकनाथ IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। तो गोलकनाथ केस में क्या आया कि सीधे उल्टा आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो होगा उसका प्रोसेस बताता है, ठीक है। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है। डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। जो इधर बोला गया उसका सीधा उल्टा बोला गया। अब भाई लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को तो बुरा लगेगा। 1971 में क्या होता है? 2 अमेंडमेंट आता है, 24th और 25th।
तो ये क्या होगा, वही जो झगड़ा था। अब जुडिशरी अगर उसके अगेंस्ट बोल रहा है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में, तो जो अमेंडमेंट होगा ये जुडिशरी के अगेंस्ट में जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू को छीन लिया गया, जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल डाउन कर दिया गया और बोला गया भाई कि डीपीएसपी जो है वो प्रिवेल करेगा फंडामेंटल राइट पे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बैलेंस जो बना हुआ है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में, इसी बैलेंस पे टिका हुआ है कि भाई वेलफेयर भी करना है और फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करना है। वेलफेयर करने के लिए फंडामेंटल राइट को एकदम से खत्म नहीं करना है और फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के ऐसा नहीं कि वेलफेयर ही नहीं हो पाए। तो एक बैलेंस बना रहना चाहिए, जो बाद के कोर्ट के डिसीजंस में आया। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया, क्योंकि सरकार को तो डीपीएसपी से मतलब है, क्योंकि डीपीएसपी जितना ज़्यादा इनलार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, सरकार के पास उतना पावर होगा कि ज़मीन एक्वायर कर लो, पहाड़ एक्वायर कर लो और डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट के नाम पे करप्शन भी कर लो। ठीक है, और फंडामेंटल राइट तो सिटीजन्स के पास होता है, तो सिटीजन्स के पास जितना कम पावर हो तो सरकारें, गवर्नमेंट, स्टेट उतना ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो सरकार का ये बायस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 13, अब यहीं पे आप कमेंट में बताइए कि फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो तो आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 के अंडर में नहीं आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको अमेंड कर सकते हैं। अब ये स्टैटिक का पार्ट है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, अदरवाइज मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर 1973 में क्या होता है कि केशवानंद भारती केस होता है। ठीक है, ये गोलकनाथ केस हुआ, उसका 24th अमेंडमेंट हो गया, 25th अमेंडमेंट हो गया, जुडिशरी को झटका भी लग गया, जुडिशियल रिव्यू भी कम कर दिया गया और पार्लियामेंट ने बोला भाई कि हम तो अमेंडमेंट करेंगे क्योंकि हम आर्टिकल 13 के तहत नहीं आते हैं। इसी बीच में केशवानंद भारती केस होता है और उसी केशवानंद भारती केस के बारे में देखिए यहाँ पे इतना डिटेल में बताया गया। अब ये डिटेल देखिए, अगेन ये प्रीलिम्स का है, लेकिन क्या है आप जो सुनेंगे वो आपको मेंस में भी काम आएगा। It dealt with petition against the compulsory acquisition of land, बात हमने कर लिया। अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट था, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 आया था और किसी मठ का जो है वो लैंड लिया जा रहा था, तो फिर उसके बाद केस होता है। ठीक है, केशवानंद भारती जो वही मठाधीश थे वहाँ के। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31। ठीक है, 31 राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे इतिहास का बड़ा बेंच, 13 जजों का बेंच बैठा था और उसने डिसीजन दिया था। सबसे पहले तो बोला गया कि 24th अमेंडमेंट जो है वो सही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और क्या था 24th अमेंडमेंट, वो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अमेंडिंग पावर जो पार्लियामेंट है वो अपना इनलार्ज कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है, दैट पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। अच्छा, जो सरकार बोल रही थी, जो लेजिस्लेचर जो अमेंडिंग पावर अपना इनलार्ज करना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो वही बात कह दी कि ठीक बात है भाई, 24 तुम्हारा सही है और तुम कर सकते हो। अब यहीं पे प्यार से सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देती है कि हाउएवर सच अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द इसेंशियल फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नया वर्ड आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ डिफाइन नहीं किया गया, कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इनोवेशन था कि आपको जो करना है कर दीजिए, आपके पास फुल पावर है, लेकिन आप ये अल्टर नहीं कर सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसको आप डिफेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछा गया भैया तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना आसानी से सब अभी बता देंगे तो तुम लोग को तो जो मन में आएगा सो करोगे, तो टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चलता रहेगा। बट हमारे लिए क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फेडरलिज्म, ये सब जो जो चीज़ वहाँ पे मेंशन है सब पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो जुडिशियल रिव्यू को अब आप छीन नहीं सकते हैं। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए आप बिना मतलब का फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकते हैं, दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और बाकी ये सब टर्म्स जो आप देख लीजिए सब कुछ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेक्युलरिज्म, इलेक्शन, ये सब कुछ, वेलफेयर स्टेट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ
बेसिक स्ट्रक्चर। और अर्लियर केशवानंद भारती केस के पहले गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 वाज नॉट unlimited and that the fundamental rights guaranteed under the constitution could not be abrogated or abridged by a constitutional amendment। आप नहीं कर सकते हैं। इसी पे घुसा के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 और 25 आया था और उसके रिप्लाई में फिर केशवानंद भारती केस 1973 आता है, ठीक है। और यहाँ से आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आने के बाद काफ़ी हद तक फिर जुडिशियल आप कह सकते हैं कि जुडिशियल सुपरमेसी को, या जुडिशियल सुपरमेसी ना बोल के गलत टर्म हो जाएगा, मतलब जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है ना, इसको रीस्टोर किया गया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा ये सारा केस कि कोई ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सा केस है, तो पिछला जो आया था उसमें तो सिर्फ केशवानंद भारती केस था, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में आ जाए कि इवोल्यूशन में कौन कौन सा केस आया था, तो आप याद रख सकते हैं। और इसको वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो आपको अपने जो स्टैटिक नोट्स है उसमें बना के रखना चाहिए। फ्लो चार्ट एक बना लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। एक ऐसा करके एरो बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ से AK गोपालन केस यहाँ लिखिए, यहाँ शंकरी प्रसाद केस लिखिए, यहाँ पे केस लिखिए, यहाँ पे केस लिखिए, नीचे में लिखिए क्या जजमेंट था, नीचे में लिखिए क्या जजमेंट था, फिर सज्जन प्रसाद केस क्या जजमेंट था, गोलकनाथ केस क्या जजमेंट था, और केशवानंद भारती केस यहाँ पे लिखिए और नीचे लिखिए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा कि यू हैव ऑल द फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नो मेंशन ऑफ टर्म बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। 73 में 1973 में केशवानंद भारती केस में पहली बार आया था। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन क्या है? चेक ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, चेक लगा के रखेगा भाई कि आप सिर्फ सब चीज़ आप अमेंड कीजिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर का लिस्ट जो है आपको जुडिशरी टाइम पे बता ही रहा है अलग अलग केस के माध्यम से। इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एट द सेम टाइम फंडामेंटल वैल्यूज खत्म ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी खत्म ना हो। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं, तो ये निशानी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मरा नहीं है, वो रिजिड नहीं है, दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। बट लिविंग डॉक्यूमेंट के नाम पे आमूल चूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बेसिक जो फंडामेंटल वैल्यूज है वो खत्म नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ से इंश्योर होता है? ये इंश्योर होता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है। तो ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि नीचे के लेवल पे है, हाई कोर्ट के लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारा, ठीक है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा कि अरे बस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बात होगा और लोअर कोर्ट का बात, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का बात नहीं होगा। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है आपका जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होगा। हाई कोर्ट लोअर जुडिशरी का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो हाई कोर्ट के नीचे एक सिविल साइड होता है, क्रिमिनल साइड होता है, ठीक है। सिविल साइड में जो सिविल वाला केस देखा जाता है और क्रिमिनल साइड में CJM बैठते हैं और उनके नीचे वाले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो बैठते हैं और वो क्रिमिनल साइड वाला केस देखते हैं। यहीं से जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो री अपील कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में फिर री अपील का ऑप्शन आता है, अगर नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी री अपील रिपिटिशन करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, क्यों? क्योंकि स्टेट्स जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ना, तो स्टेट अपने नीड के हिसाब से थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑप्शन में रहेगा गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर करते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। कॉलेजियम का सवाल आ गया है पिछले बार 69 में, अब हो सकता है कि इसमें जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का सवाल आ जाए। अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 क्या? ऑब्वियस बात, आर्टिकल लिखा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। आर्टिकल 370 इतना फेमस है कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेके है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न के तहत इंडिया से आप कह सकते हैं कि जोड़ा गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ, इंडिया पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान
कि आर्मी और वहाँ के कबायली लोग जो हैं वो मिलकर अटैक कर रहे थे ताकि जम्मू पे कब्जा कर सकें। और जम्मू के राजा हरी सिंह जो थे, इंदर महेंद्र हरी सिंह, वो बोल रहे थे कि ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे ना इंडिया में शामिल होंगे। कहा है भाई, तो जम्मू कश्मीर आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया, गेटवे टू चाइना, गेटवे टू तिब्बत आप कह सकते हो। तो बड़ा स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, तो उनको लगा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, जो कि हो ना सका। अब क्या है, इन पे अटैक हो गया तो ये इंडिया से हेल्प मांगने लगे। हेल्प मांगे तो सरदार पटेल का कहना था कि भाई हम ऐसे कैसे हेल्प कर देंगे, दूसरों के मैटर में हम ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगे। तब बोला गया कि बीपी मेनन जब गए वहाँ पे बोले कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए और तब इंडिया आपको हेल्प करेगा। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और तब इंडिया ने हेल्प किया। उसके बाद हुआ क्या, स्पेशल प्रोविजन के तहत जम्मू कश्मीर को इंडिया से ऐड कर दिया गया, ठीक है। और यही ये स्पेशल प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 370 से गवर्न होता है। और इस आर्टिकल 370 को टेम्पररी प्रोविजन रखा गया था कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट थैंक्स टू इंडियन पॉलिटिक्स, थैंक्स टू इंडियन पॉलिटिशियंस कि ये कभी हो नहीं पा रहा था अंटिल कि आर्टिकल 370 अब्रोगेट, मतलब स्पेशल प्रोविजन को खत्म नहीं किया गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको सही ठहराया, ठीक है। आर्टिकल 370 को जो खत्म किया गया, तो अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स का जो 2019 का डिसीजन था टू रिपील द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला था। अगर आप तो आर्टिकल 371 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था, क्योंकि देश को इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो सबके डिमांड को अकोमोडेट करना था। कैसे हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड एन ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया दो हिस्सों में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, और उसका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टेटहुड का डिमांड चल रहा है। जजमेंट में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी आफ्टर इट एक्सीडेड टू इंडिया इन 1947। जब आप इंडिया में आ ही गए तो अलग से सोवरेनिटी, अलग से संप्रभुता की क्या जरूरत है आपको, फिर इंडिया में पूरी तरह से मिल जाइए। आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन था, इसलिए सरकार का ये डिसीजन जो है वो वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 तीनों को एक साथ पढ़िएगा। आर्टिकल 3 आपको बताता है कि भाई आप नया स्टेट बना सकते हैं, दो स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बना सकते हैं, बॉर्डर अल्टर कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो यही चीज़ जब आपको सवाल बन के आएगा तो डर लगेगा कि अरे 2 में होगा कि 3 में होगा। आर्टिकल 1 में पूरा नाम लिखा गया है, आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो कहानी आपको मैंने बताया वो सब था, इसकी ज़रूरत अब है नहीं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे देखिए एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी डेवलप किया गया है दिल्ली का। आप जानते हैं एक, देखिए ये क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरलिज्म का आप सवाल कह सकते हैं, ठीक। हमेशा आप सुनते होंगे कि जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो दिल्ली का गवर्नमेंट है उसके बीच में टसल चलते रहता है, और इस टसल के सेंटर पे कौन होते हैं, एलजी ऑफ दिल्ली और सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है। एलजी का कहना है कि मैं पावरफुल, सीएम का कहना है कि मैं पावरफुल। सीएम किसी को अपॉइंट करते हैं कि ये मेरा सेक्रेटरी होगा, एलजी बोलते हैं नहीं इसको ट्रांसफर करो, कोई और होगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ चल रहा है। क्यों, क्योंकि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, इसको भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और सिर्फ दिल्ली नहीं है, पुडुचेरी भी है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाया गया, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाया गया एक्ट के तहत, जिसमें क्या है, टू मेक रिकमेंडेशन टू एलजी साहब को रिकमेंडेशन किया जाएगा, क्या के लिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस और अदर इंसिडेंटल मैटर, ठीक है। तो बेसिकली यही मैटर फंस रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनाया गया। इस अथॉरिटी पे कौन कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। याद करके रखने की ज़रूरत है नहीं, याद करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी में हैं तो शायद आ सकता है, नहीं तो वहाँ पे भी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे समझना बस आपको ये है कि मेंस में आप ये एग्जांपल्स में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, ये दोनों जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट होगा। यानी कि अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो आज के डेट में मोदी जी अपॉइंट करेंगे, और ये कौन है, केजरीवाल जी हैं, ठीक है। और ये जो बॉडी डिसीजन लेगी वो मेजॉरिटी से लेगी, यानी जब भी होगा तो 2:1 का होगा, ठीक है। जिधर 2 लोग होंगे उधर डिसीजन होगा, और ये 2 लोग देखिए किधर है, इधर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि डिसीजन हमेशा किधर लिया जाएगा। तो ये
फेडरलिज्म के एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, और बाद में आप इसका और एनालिसिस जब आप न्यूज़पेपर में देखें या फिर मेंस 365 में, तब समझ में आएगा। ठीक है, एक कमिटी याद रखिएगा, एस बालाकृष्णा कमेटी, जिसके तहत 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 69 जो है वो 1991 में हुआ था, 73 जो है वो 1992 में हुआ था। इससे ना एक टाइम फ्रेम बनता है। तो मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आप कम से कम इतना तो गेस कर पाएंगे ना कि 69 के बाद हुआ था और 73 के पहले हुआ था। 72nd 71st कब हुआ था, तो 92 से पहले हुआ है, 91 के बाद हुआ है, या 91 लास्ट में हुआ होगा, तो एक ईयर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी याद रखने की कोशिश करेंगे। बालाकृष्णा कमेटी था जिसने रिकमेंड किया था, उसी के रिकमेंडेशन पे दिल्ली यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बना था, जो आर्टिकल 239AA से गवर्न किया जाता है। ठीक है, पावर्स ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में तो लॉ बना ही सकते हैं, कोई भी स्टेट बना सकता है, लेकिन दिल्ली को क्या है ना कि पुलिस का पावर नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के लिए और लैंड के लिए पावर नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो लैंड माफिया हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेंगे, वो किसी और के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड जो है, इस पर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में बाकी सब चीज़ पे लॉ बना सकती है। ऑल्सो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओवर ऑल मैटर्स इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट रिलेटेड टू दिल्ली, लेकिन जब पार्लियामेंट अपने पे आ जाए तो सारे पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट था। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, नाम से क्लियर है, डिटेंशन किसी को डिटेन करना, प्रिवेंटिव रोकना, प्रिवेंटिव मेजर लिया जा रहा है। तो आप एक पर्सन है जो कोई क्राइम कमिट करने जा रहे हैं और ये एजेंसी को पता चल जाए, तो एजेंसी आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन कर लेगी, आपको बताएगी भी नहीं कि आपको क्यों डिटेन किया गया है, किस ग्राउंड पे किया गया है, कहाँ रखा जाएगा, बस आपको क्राइम करने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो लागू कर दिया जाएगा। क्यों क्रिटिसाइज होता रहता है, कॉलोनियल लेगेसी है, अंग्रेज लोग यूज करते थे क्रांतिकारी को, रिवोल्यूशनरीज को डिटेन करने के लिए, इंडियन नेशनलिस्ट और इंडियन लीडर्स को डिटेन करने के लिए। तो जब बाकी जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया, तो इंडिया में इसको क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि हर सरकार, जो भी सरकार बदलती है, आज मोदी सरकार है, इसके पहले की यूपीए गवर्नमेंट थी, दे यूज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन टू मिनिमाइज देयर क्रिटिसिज्म। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उस क्रिटिसिज्म को कम करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, मिस यूज कर लेते हैं, टू बी फ्रैंक। और उसके अलावा अगर आप देखें तो देश के सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम आता है। ठीक है, बट आफ्टर ऑल वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट जो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का गहना है, और ये इस गहने में दाग है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉलोनियल लीगेसी है, आप फंडामेंटल राइट को कर्व कर लेते हैं। आप अरेस्ट कीजिए लेकिन ग्राउंड तो बता दीजिए, कब तक रखेंगे ये तो बता दीजिए, ट्रायल तो दीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ भी नहीं होता है, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, कोई ट्रायल नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं, आप जेल में डायरेक्ट हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22 में जो दिया गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये लागू नहीं होता है। देखिए, फंडामेंटल राइट का एक एक आर्टिकल रट लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल बन के आता है, यूपीएससी में भी बन के आता है, स्टेट पीसीएस के हर स्टेट पीसीएस में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको आर्टिकल 25-30 ओवरऑल आप कहें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 50 आर्टिकल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, और वो ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा करंट अफेयर्स पढ़ के कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना। जो आर्टिकल बार बार आ रहा है आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल से आप किसी का क्वेश्चन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, अब इलेक्शन कमीशन पे आ जाए तो आर्टिकल 323 या 324 अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को कैसे इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। तो इसलिए कुछ आर्टिकल्स को रटना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन के लिए, 148 कैग के लिए है ना, आर्टिकल 75 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होता है, तो ये किस में है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल कौन से में आता है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आपको रटना होगा। दूसरा कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ठीक है, और कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो, यही बस इतना आप चेरी पिकिंग आपको करना है, और एक बार आपने कर लिया तो डन वंस एंड दिस विल ऑलवेज हेल्प यू। तो आर्टिकल 22 सवाल पूछ दे प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू होता नहीं होता है। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, कोई स्टेट वाले भी बना सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। ठीक है,
फॉर रीजन कनेक्टेड विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। डिफेंस का बात हो, फॉरेन अफेयर्स का बात हो या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का, तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है, लेकिन स्टेट भी बना सकता है। बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंकरेंटली मेक अ लॉ फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। यानी पब्लिक ऑर्डर को अगर आप डिस्टर्ब करने वाले हैं, कोई भाषण ऐसा देने वाले हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, तो कल स्टेज पे जाने से पहले ही रात में ही आपको एनआईए वाला आके उठा लेगा, है ना। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, अगर आप काला बाजारी वगैरह कर रहे हैं या सप्लाई को डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आप पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। मल्टीपल लॉज सच एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एनडीपीएस एक्ट है, अनलॉफुल, ये तो एक्ट फेमस हो गया शाहरुख खान के बेटे के बाद, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यूएपीए है, तो ये परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना, कि आप नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है तो प्रिवेंटिवली आप डिटेन कर लिए जाएंगे, कोर्ट वोट नहीं, वो पहले आप डिटेन होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मल्टीपल लॉज है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है। ऑप्शन में आपको दे दे कि कोई लॉ ही नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करे, तो कितना फालतू सा ये स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो आर्टिकल 22 क्या बोलता है, क्लॉज 1 इसका बोलता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, अगर आपको कोई पुलिस वाला उठाए तो आपका ये फंडामेंटल राइट है कि उस पुलिस वाले को बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है ना। आपका ये फंडामेंटल राइट है कि लीगल प्रैक्टिशनर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना वकील रखिए, नहीं तो सरकार आपको वकील प्रोवाइड कराएगी। दिस इज योर फंडामेंटल राइट, है ना। तो अगली बार अगर बिना टिकट ट्रैवल करते पकड़े जाए तो टीटी से ज़रूर बोलिएगा कि भाई एक तो ग्राउंड बताओ हमको अरेस्ट करवाने का, और दूसरा कि सरकार हमको देगी वकील मेरा केस लड़ने के लिए, बिना टिकट ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास हाजिर कर देना है, इसमें ट्रैवलिंग टाइम को माइनस कर देना है ना। तो मतलब कि अगर 4 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, फिर टोटल हो जाएगा 28 घंटे। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है, पेश करना है कि भैया देख लीजिए हम इनको लेके आए हैं, ऐसा ऐसा मैटर है, ये ऐसा ऐसा जुर्म किया है इन्होंने, तो इनको पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मजिस्ट्रेट देखेंगे कि भाई इसको जेल में रखना जरूरी है या छोड़ देते हैं, इन्वेस्टिगेशन तुम करो, और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा अगर इसने गलती की है तो इसको सजा मिलेगी, है ना। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 बोलता है कि ये प्रोविजन है ये नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4 बोलता है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो मैक्सिमम जो डिटेंशन पीरियड है वो 3 मंथ है, अनलेस एडवाइजरी बोर्ड बोले कि नहीं नहीं अभी और रखो। तो फर्स्ट केस में क्या है कि 3 महीने आप डिटेन रहेंगे, 3 महीने के बाद आपको एक एडवाइजरी बोर्ड सरकार बनाएगी, और वो एडवाइजरी बोर्ड अगर बोलती है कि नहीं आप छोड़ दो तो छूट जाएंगे, और नहीं बोलती है तो फिर आप जेल में रहेंगे। देयर इज अ सफिशिएंट केस फॉर कंटेंट, तो ये समझ ही गए। A person can be preventive detention for more than 3 months without opinion of advisory body if parliament by law provide। अगर एडवाइजरी बोर्ड से भी नहीं तो पार्लियामेंट अगर लॉ बना दे तो भी आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेन रहेंगे। तो प्रीलिम्स आपसे यही पूछेगा कि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, तो 3 मंथ और एडवाइजरी बोर्ड का सजेशन, ठीक है। चलिए जुडिशरी का देखिए डिसीजन है, तीनों में बोला गया कि भाई कुछ हद तक प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है, बस इसका मिसयूज़ ना हो और इसका पॉलिटिकल गेम के लिए यूज़ ना किया जाए। बाकी सारे केस में बोला गया कि देश के इंटीग्रिटी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए और इंडिया जैसा कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का ज़रूरत है। तो जब इसके 4 में आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो ये तीनों केसेस को या कम से कम 2 केस को या कम से कम 1 केस को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसके 4 में, ठीक है। और अगेंस्ट में जब करना है तो सुप्रीम कोर्ट का ही कोई डिसीजन या कोई ह्यूमन राइट कमीशन का डिसीजन होगा या कोई स्टेटमेंट होगा तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि किसी भी कॉलोनियल कंट्री में इवन की जो इसको जन्मदाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूके, वहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो इंडिया क्यों इसको ढो रहा है, इसके जगह कोई और लॉ लेके आ सकते थे। क्या हमें अपने सिटीजन्स पे इतना भरोसा नहीं है कि वो उन पे हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाना पड़ रहा है? क्या हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के इफिकेसी पे भरोसा नहीं है कि वो किसी क्राइम को होने के पहले रोक लेंगे लेकिन उसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सर्विलांस वगैरह कर रहे हैं, इसके बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। पर्सनालिटी राइट्स, आपकी अपनी पर्सनालिटी पे राइट, ठीक है, उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी राइट्स। याद क्या रखना है, ये राइट टू प्राइवेसी में आ गया है और राइट टू प्रॉपर्टी में भी है। राइट टू प्रॉपर्टी तो लीगल राइट है, आर्टिकल 300A, ठीक है।
कौन से अमेंडमेंट में इसको हटाया गया था फंडामेंटल राइट से, कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि उस समय गवर्नमेंट किसका था। राइट टू प्राइवेसी में क्यों आया? आर्टिकल 21 केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के तहत बताया गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और पर्सनालिटी राइट है भाई, आपका पर्सनालिटी है तो वो तो आपका प्राइवेट चीज हो गया ना। आपका बोलने का अंदाज, आपका चलने का अंदाज, आपका इमेज जो है या आपका सिग्नेचर जो है, ठीक है। कुछ ट्रेडमार्क स्टाइल है, जैसे शाहरुख खान का ट्रेडमार्क स्टाइल है बाहें फैला के, हे सिमरन, ठीक है। अनिल कपूर का है एकदम झक्कास हाईलाइट है, तो ये सब उनका ट्रेडमार्क है। अब अगर उसको वो अपने पर्सनालिटी का पार्ट बना लें, और इसी पे केस किया गया कि भाई कि ये चीज़ें जो हमने ईजाद की हैं उसका इस्तेमाल करके बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं। अमिताभ बच्चन का आवाज़ को इस्तेमाल करके, उनके फोटोज़ का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, तो भाई उनको भी रेवेन्यू चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब उनका अपना पर्सनैलिटी का पार्ट है, ठीक है। और ये पर्सनैलिटी का पार्ट जो है वो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी दोनों के अंदर में आता है। नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यूट इन इंडिया, बट दे कम अंडर राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि आर्टिकल 21 ये समझ ही गए। और इट गवर्न्स बाय स्टैट्यूट्स लाइक ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, सॉरी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेडमार्क तो ये सब रहे, तो ऐसा मत समझिएगा कि पर्सनालिटी है तो ट्रेडमार्क से कैसे गवर्न होगा, गवर्न हो रहा है, ठीक है। इफ negative reference or derogatory representation is made to any deceased person's reputation or their family, a defamation suit can be filed under the Indian Penal Code, ठीक है। तो अगर आपको कोई परेशान करता है तो इसका यूज़ कीजिएगा। देखिए एजुकेशन जो है, दिस इज़ नॉट ओनली टू क्वालिफाई सम एग्जामिनेशन, एजुकेशन इज़ टू एम्पावर यू, ठीक है। एजुकेशन इज़ टू एम्पावर पीपल अराउंड यू, एजुकेशन इज़ टू एम्पावर योर फैमिली एंड ग्रेजुअली दिस सोसाइटी। सो जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़िए कि हाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अल्टीमेटली इन चीज़ों का आपको यूज़ करना है। ये जो एजुकेशन आप ले रहे हैं और ये जो आपका नॉलेज बनेगा, और वो जब बन के आपका विजडम बनेगा, तो इसको यूज़ करना है फॉर दिस सोसाइटीज़ वेलफेयर, फॉर योर ओन वेलफेयर, पॉजिटिव सेंस में, बोरा में रुपया भरने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हटा दीजिए, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सनैलिटी राइट, आर्टिकल 21 याद रखना है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी इसी के अंडर में आता है। राइट टू प्राइवेसी केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके अंदर में आएगा। आर्टिकल, अच्छा जो मैंने सवाल आपसे पूछा आ गया यहाँ पे, आर्टिकल 300A 44th अमेंडमेंट मोरारजी देसाई की सरकार थी। चलिए कमेंट में आप बताइएगा लिख के फिर भी कि मोरारजी देसाई जो है वो किन को हटा के प्राइम मिनिस्टर बने थे और कौन सी पार्टी थी उस समय, कौन सा दल था उस समय, ठीक है। 44th अमेंडमेंट। और राइट टू प्रॉपर्टी को लेके जो पूरा आप देख रहे थे कि गोलकनाथ केशवानंद भारती केस हुआ, ये सब यहाँ पे फाइनली आके स्टॉप हो जाता है। प्रॉपर्टी को हटा ही दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत, और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। चलिए, हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होता है? स्पीच, भाषण देना, हेट नफरत, यानी कि नफरत फैलाने के लिए जो भाषण दिया जा रहा है, दैट इज हेट स्पीच। किसी भी दो समुदाय को लड़वाने के लिए, ये फलाने जाति का, ये फलाने जाति का है, तो फिर एक हेट स्पीच कोई आदमी खड़ा होकर दे दे, कह रहे इस जाति वाले ने हमारे साथ अत्याचार किया, अब हेट क्रिएट हो गया, लड़ाई हो जाएगा, वायलेंस होगा और स्टेट ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा। यही सेम चीज़ रिलीजन के नाम पे किया जा सकता है, यही सेम चीज़ रीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे किया जा सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर अंडर हेट स्पीचेस। अब प्रॉब्लम क्या है, हेट स्पीच को ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा गया है, क्योंकि उस समय इस तरह की चीज़ शायद नहीं महसूस किया गया होगा। जबकि इंडिया पाकिस्तान को लेकर इशू तो उस समय भी चल रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना तो उस समय भी एक्टिव थे, डी-डे का नारा उस समय भी दिया गया था, ठीक है। बट हेट स्पीच को जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, किसी भी लॉ में भी नहीं किया गया है। तो इससे दिक्कत क्या होता है कि अलग अलग लॉ, अलग अलग सेक्शन सीआरपीसी, आईपीसी का, जो कि अभी रीनेम कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता, तो उसके तहत केस रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक डिमांड है कि हेट स्पीच को एक तो कि डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज हेट स्पीच एग्जैक्टली, और इसके लिए अलग से लॉ बनाया जाए। इसके लिए और भी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किए जा सकते हैं वो करने की ज़रूरत है, ताकि हेट स्पीच को कर्व किया जा सके और हमारे कंट्री के यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रैटर्निटी को मेंटेन किया जा सके, जो कि हमारे प्रीएम्बल में एक्सक्लूसिवली लिखा गया है, ठीक है।
नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ, प्रीलिम्स में यही आपसे पूछा जाएगा कि हेट स्पीच जो है वो सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ, ठीक है, नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ। क्या है? इमेज, कार्टून, बोला हुआ, सिग्नल, सब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ हेट स्पीच में आएगा, जो दो ग्रुप को, दो लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी को लड़वाने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। Hate speech can be curtailed under Article 19, subclause 2 on the ground of public order, incitement to offense and security of the state. भारतीय न्याय संहिता, ये अलग अलग मेनली आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत भी है, सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाई करता है अगर आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का मिसयूज करते हैं। जस्ट अ सेकंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज करते हैं और दो समुदायों के बीच में आप भ्रम फैलाना चाहते हैं, लड़ाई लगवाना चाहते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देती है, कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो अलग अलग वही प्रोटेक्शन ऑफ पीसीआर राइट यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955, ठीक है। अनटचेबिलिटी को आप नहीं प्रमोट कर सकते हैं, ये भी अनटचेबिलिटी भी क्या है, हेट ही तो फैला रहा है, नफरत तो फैला रहा है कि टच नहीं करना है किसी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को। आर्टिकल 17 ये प्रीलिम्स में आया भी था बीपीएससी का। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, तो ये अलग अलग लॉ है जिसके तहत हेट स्पीच को वो किया जा रहा है। तो हेट स्पीच बेसिकली आपसे प्रीलिम्स में पूछा तो एक तो वो कि कहाँ डिफाइन किया गया है, और मेंस के लिए आपके पास ये केसेस हैं, इन केसेस को आप याद रख सकते हैं, और ये मेंस 365 में भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ये एक्ट क्या बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल जिस भी भगवान के लिए था, जिस भी ईश्वर अल्लाह जीसस के लिए था, बस वो वही रहेगा, उसको अब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो हम सुनते हैं ना कि अलग अलग रूलर ने मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, कन्वर्जन हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसको विराम लगाने के लिए कि अब 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए हैं, अब जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहने दो, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहने दो। आप बोलेंगे फिर राम मंदिर को लेकर इतना इशू क्यों चल रहा था, उसको एग्जेम्प्ट किया गया था, अयोध्या इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्यूट चल रहा था पहले से, ठीक है। और क्या एग्जाम्पशन है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट ऑफ 1951, तो इसके अंदर में जो मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आते हैं उसको भी एग्जाम्पशन मिला हुआ। क्या पता खुदाई में बात हो, कल को कुछ और निकल जाए, कुछ और वहाँ से अवशेष मिल जाए, तो इसलिए इसको भी एग्जम्प्ट किया गया है। और ये क्यों किया गया था, ये क्यों लागू किया गया था, कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने के लिए, ताकि धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, गिरजे के नाम पे लड़ाई झगड़ा ना हो। भाई जो है बना हुआ उसको रहने दो, अब परेशान नहीं करना है, ठीक है। और ये स्टेट पे ऑब्लिगेशन है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखिए ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल हो गया, हमारे यहाँ नेगेटिव सेक्युलरिज्म नहीं है। स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है, बट इक्वी डिस्टेंस रखती है सारे से, चाहे वो हिंदू रिलीजियस हो या मुस्लिम रिलीजियस एस्पेयर हो, जैन रिलीजियस एस्पेयर हो, अगर वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना है, ये देखिए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दिया गया लॉ के तहत, है ना। तो ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है कि इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, हम बिना मतलब का इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन रिफॉर्म करना होगा तो करेंगे, अगर आपके नेचर को प्रोटेक्ट करना होगा तो करेंगे, है ना। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर स्टेट को इंटरवीन करना होगा तो करेंगे, ठीक है। ये एग्जेम्प्टेड है। चलिए अब यहाँ पे आता है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th शेड्यूल हो हल्बी कुई, देखिए यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि क्या है, बस डायरेक्टली यही पूछा गया, हो हल्बी कुई, ठीक है, क्या है, तो लैंग्वेज है, और बहुत सारे लोग के लिए वो क्वेश्चन टफ था, ठीक है। कुई लैंग्वेज जो है उड़ीसा का है, उड़ीसा का डिमांड है इसको 8th शेड्यूल में ऐड करने के लिए। 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में जो है वो भी हम लोग देखेंगे, आपको बताना है कि 7th शेड्यूल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, ठीक है। सारे शेड्यूल्स को भी रट जाइएगा कि शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये आपने एक बार रट लिया, बार बार रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और इससे सवाल आ गया तो दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर टिक करना है,
ठीक, अदरवाइज फिर गलत करके आ जाएंगे। 8 शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज है, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक। 14 ओरिजिनली ऐड किया गया था, बाकी फिर अमेंडमेंट हो के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इसलिए अमेंडमेंट किया गया बाद में डिमांड के हिसाब से। लेटेस्ट अमेंडमेंट के तहत 92nd अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो ऐड किया गया, यानी बिहार का भी एक लैंग्वेज मैथिली जो है वो 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत किया गया। तो जब 92nd अमेंडमेंट आया तो 91st अमेंडमेंट आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि 22 लैंग्वेज है, आपको याद रखना है कि कोई एक लैंग्वेज है जो कि उड़ीसा का है, ठीक है। 8 शेड्यूल में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। फायदा क्या होता है, ऑब्वियस सा बात है भाई कि शेड्यूल में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, कानून के नज़र में आ जाएगा, तो सरकार उसके लिए काम करेगी। सरकार ने रिकॉग्निशन दिया, ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, भाई रिकॉग्नाइज कर लिए तो अब सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे करेंगे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा। इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, तो इंस्टीट्यूशन रिसर्च करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में चेयर बनाएगा इस लैंग्वेज पे रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रांसलेशन होगा, असेंबलीज में डिबेट होगा, तो इस लैंग्वेज में हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को प्रमोशन मिलेगा, उस लैंग्वेज को यूज़ करने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है जब पूरा, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में एक इकॉनमी है, लैंग्वेज अपने आप में एक कल्चर है, और कल्चर से ही इकॉनमी डेवलप होता है। तो लैंग्वेज डेवलप होगा तो उसके इर्द गिर्द इकॉनमी डेवलप होगा। अगर आज मगही को डेवलप कर दिया जाए तो मगही बोलने वालों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे रिलीजियस प्लेसेस कल्चर का पार्ट है, रिलीजियस प्लेस डेवलप होता है तो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उसी तरह से अगर लैंग्वेज डेवलप हुआ तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इतना सारा फायदा है। आप फायदा बस सरकार के हिसाब से सोच के लिखिए, स्टेट के हिसाब से सोच के लिखिए, अपने हिसाब से सोच के लिखिए, वो सारा फायदा आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये मेंस का पार्ट है। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहला जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहला अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल क्या बोलता है, 9th शेड्यूल बोलता है कि भैया इस शेड्यूल में जो भी चीज़ को हम ला के डाल देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशरी भी बोल दिया कि ठीक है, ओके। क्यों, अगेन वही डीपीएसपी, वेलफेयर करना है, डेवलपमेंट करना है, लैंड रिफॉर्म करना है, लैंड एक्विजिशन करना है। अब बार बार सारा केस और मैटर चला जा रहा है उधर, तो इसीलिए जमीन, लैंड, जमींदारी रिलेटेड जो लॉज था वो 9th शेड्यूल में लाके डाल दिया गया ताकि इसमें जुडिशियल रिव्यू ना हो। हालांकि बाद में आईआर कोयलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 अप्रैल, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये आप कैसे छीन सकते हैं, तो नहीं छीन सकते हैं। तो बोला ठीक है, ओके। लेकिन बोला बेसिक स्ट्रक्चर कब आया, तो बेसिक स्ट्रक्चर आया 24 अप्रैल 1973। तो बोला कि ठीक है, जब बेसिक स्ट्रक्चर जब आया तो उसके बाद का जो है वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा 9th शेड्यूल वाला, लेकिन उसके पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो उसके पहले तक जो 9th शेड्यूल में डाला गया ना वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगा। और 24 अप्रैल 1973 के बाद जो ऐड किया गया है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। क्यों, क्योंकि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन जुडिशरी ने प्रपोज कर दिया था, ठीक है। राइट टू साइलेंस, अगर आपको पुलिस पकड़ लिया, बोले कि तुम कबूल करो कि तुमने गुनाह किया, बोले कि नहीं करेंगे, बोला क्या है, तो बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बोलता है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हम ही को गिरफ्तार किया और हम ही को बोल रहा है कि तुम ही गवाह बन जाओ अपने ही खिलाफ। अरे हम तो गुनाह किए भी होंगे तो हम नहीं बनेंगे, हम तो बचना चाहेंगे। तो राइट टू साइलेंस है ना, दिस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। कोई कंपेल नहीं कर सकता है कि अपने के खिलाफ विटनेस बनना है। प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये याद रखना है। सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस में ऐसा है, अगर सिविल केस होगा, मान लीजिए जमीन का मैटर लेके जा रहे हैं आप जुडिशरी में, अब बोले कि नहीं हम बोलबे नहीं करेंगे कि दादा के नाम पे था कि पापा के नाम पे था, तो जुडिशरी बोला कि एक काम करो, तुम बाहर जाओ, थोड़ा ठंडा पानी पियो, अब बोरिया बस्तर समेट के घर निकलो, ठीक है। बताना तो पड़ेगा ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं बताना है। क्यों, क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस अगर आप पे लग जाएंगे तो आप जेल जा सकते हैं। तो भाई जब इतना हीनियस चीज़ है, इतना ग्रीवियस चीज़ है किसी के लाइफ के लिए, तो हम क्यों उस आदमी पे डिपेंडेंट हो, हम अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करेंगे कि अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और दूध का दूध पानी का पानी करो। हालांकि वो उस तरह से होता नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू साइलेंस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर, हरियाणा ने क्या किया था कि 30,000 से कम सैलरी वाला जितना भी जॉब है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें 75% रिजर्वेशन दे दिया प्राइवेट मतलब लोकल लोगों को। यानी कि 30,000 से जो भी कम सैलरी वाला जॉब है हरियाणा में, वो सिर्फ हरियाणा के लोग करेंगे 75%,
ठीक है, 25% ही मैक्सिमम बाहर के हो सकते हैं। ठीक, तो अब आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। इसमें जुडिशरी का कहना है कि आप ऐसे एकदम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सिर्फ प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायलेट करता है। वायलेट पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्शन होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, कोई जो इनजस्टिस हुआ, पास्ट में कुछ खराब हुआ है, जैसे किसी बच्चे को आपने डांट दिया तो उसके बाद आप उसको चॉकलेट देते हैं और तब बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये जो चॉकलेट देना हुआ ना, ये जो डांटा आपने या बिना मतलब का उसको हड़का दिया, डरा दिया या कोई मार दिया, तो ये आप नेगेटिव चीज़ आपने उसके साथ किया है, इनजस्टिस किया आपने उसके साथ। तो इस इनजस्टिस को ठीक करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं, चॉकलेट देते हैं और बोलते हैं अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तो ये अफर्मेटिव एक्शन हुआ, चॉकलेट देना। हमारे सोसाइटी में बहुत सारा सेक्शन है जिसके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे, विमेन के साथ। आज तक देखिए कि मतलब दहेज के नाम पे शादी किया जाता है और मतलब कि माँ बाप, लड़की के माँ बाप का किडनी तक खरीद बेच कर दिया जाता है ताकि दहेज लिया जा सके। तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। तो उस जस्टिस को ठीक करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन का ज़रूरत है। जैसे विमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, है ना। कास्ट के बेसिस पे शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और होते आ रहा है, तो ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस है। इसको ठीक करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेना होगा ताकि ये मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें, ये अपने आप को डेवलप कर सकें और सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन। आया कहाँ से था? यूएस का हिसाब किताब था, ब्लैक वाइट हिस्पैनिक जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक वर्सेस वाइट का, तो वहाँ से अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो है ये रिलेटेड टू रिजर्वेशन है, ये आपको याद रखना है। 15 और 16। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का बात करता है, आर्टिकल 15 एंड 16 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस की बात करती है। इंदिरा स्वाने जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी में बोला गया कि रिजर्वेशन जो है आप बहुत अच्छी बात है, बट ओवरऑल रिजर्वेशन 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मेरिट के साथ, इफिशियंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इंदिरा स्वाने जजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? रिजर्वेशन से, और 50% लिमिट दिया गया। और ओबीसी के केस में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक पर्टिकुलर इनकम से ऊपर वाले लोग क्रीमी लेयर के हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उसके नीचे वाले को मिलना चाहिए। रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसी का दूसरा नाम है रंगनाथ मिश्रा कम्युनिटी। इनका क्या रिकमेंडेशन है कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस बी कंप्लीटली डीलिंग्ड फ्रॉम रिलीजन एंड बी मेड रिलीजियस, रिलीजन न्यूट्रल लाइक एसटी। शेड्यूल ट्राइब जो है वो रिलीजन न्यूट्रल है, किसी भी रिलीजन का जो है आदमी वो शेड्यूल ट्राइब के क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो वो एसटी स्टेटस मिल जाएगा और उसका जो बेनिफिट होता है वो मिलता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट क्या है? वो हिंदुइज्म से जोड़ा गया है। ठीक है, तो यही रंगनाथ मिश्रा कमेटी का कहना है कि इसको हिंदुइज्म से हटा के इसको रिलीजन न्यूट्रल बना दिया जाए कि कोई भी रिलीजन का आदमी शेड्यूल कास्ट के क्राइटेरिया को फॉलो करे तो वो एससी स्टेटस मिल जाए और उसका बेनिफिट उसको मिले। आर्टिकल 355 क्या है? तो आर्टिकल 356 अगर आपको याद हो कि स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसके पहले वाला है आर्टिकल 355। आर्टिकल 356 अगर सेंटर को पावर देता है कि आप स्टेट की मशीनरी को अपने अंडर ले लीजिए प्रेसिडेंट के नाम पे, तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला है आर्टिकल 355 में कि भाई स्टेट का जो सुरक्षा है, स्टेट का जो ऑर्डर है वो मेंटेन करने का जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, तो आर्टिकल 355 ये है, ये अगेन स्टैटिक का पार्ट है। आप आर्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, इसको रखना है आपको। राइट टू वॉक लागू करने वाला पंजाब पहला स्टेट है। राइट टू वॉक का मतलब क्या हुआ कि जितने भी रोड है उसके बगल में साइकिल चलाने के लिए या पैदल चलने के लिए रास्ता होना चाहिए। पंजाब ने इसको लागू कर दिया है। और जितने भी एजेंसीज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, जो भी एजेंसीज है रोड बनाएंगे बगल में आपको राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म, सिटीजन सेंट्रिक लॉ है, उसमें आप एग्जांपल में दे सकते हैं। तो ये था पार्ट 1 जिसमें कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया गया, और इसी तरह से पार्ट वाइज करके पीटी 365 को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट कंडीशन यही है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि आपको ज़्यादा बेहतर क्या लगा, पीटी 365 या मंथली करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन हुआ था वो। दूसरा आपको ये बताना है कि जो डिस्कशन है क्या वो
ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, मतलब कि आपको एकदम से चेरी पिकिंग करके चाहिए कि भाई हाईलाइट कर दो कि ये पॉइंट्स रटना है, या फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जा रहा है, तो वो आपको ज़्यादा सही लग रहा है, तो प्लीज़ इसको बताएं। साइंस का वीडियो जो अपलोड किया गया है, बिहार स्पेशल जो अपलोड किया गया है बीपीएससी बेसिक्स के चैनल पे, आप चेक कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बीपीएससी 70th प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।